सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा आपके प्रिपरेशन में, स्पेशली उस टॉपिक के लिए जिसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ होती है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्पेशल टैक्स रेट्स के अंदर याद रखने में कि स्पेशल टैक्स रेट्स के अंदर टैक्स रेट्स क्या है, लेंडर कौन है, बोरोवर कौन है, पैसा कौन दे रहा है, पैसा कौन ले रहा है, टीडीएस कहां कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा और कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, कौन से खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्या आईटीआर भरना जरूरी है नहीं जरूरी है। तो इन सारे प्रॉब्लमों का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि इनको कंपाइल कर दो और कंपाइल करके इनकी समरी बना दो। तो 10 सेक्शनों की समरी मैंने आज बनाई है आप लोगों के लिए। बिलीव मी, आधे घंटे के अंदर आपका एनआर टैक्सेशन का आधे से ज्यादा सरदर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलेशन कैसे बनाया मैंने जरा देख लेना। आधे घंटे का वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर देखना, सबसे पहले 115A के ऊपर मैंने कंपाइलेशन बनाया हूं। 115A में 4 किस्म के इंटरेस्ट है। तो पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट और फिर अगले पेज पे चौथा इंटरेस्ट। फिर 115A के अंदर एक रॉयल्टी एनएफटीएस भी आता है। फिर 44DA के अंदर एक रॉयल्टी एनएफटीएस आता है। उसके बाद और भी सेक्शंस है स्पेशल टैक्स रेट्स के अपने नॉन रेजिडेंट के चैप्टर में, दैट इज 115AB, 115AC, 115AD। और इसके बाद एक आखिरी स्पेशल रेट है, दैट इज चैप्टर 12A 115C2I विद रिस्पेक्ट टू एनआरआईज। अब देखो, जब पढ़ाते हैं ना हम लोग क्लास के अंदर, अब जब रिवाइज भी करते हो आप रिवीजन वीडियोस के थ्रू, किसी भी टीचर के रिवीजन वीडियोस के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जब पढ़ते हो एक सेक्शन तो आपको याद रहता है, दूसरा पढ़ते हो याद रहता है, तीसरा पढ़ते हो तो याद रहता है, चौथा पढ़ते हो तो याद रहता है, पांचवा जब पढ़ने जाते हो तो कुछ भी नहीं याद रहता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपकी गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है। तो अब ऐसा तो नहीं चलेगा, एग्जाम के एक दिन पहले आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा भाई। एनआर टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क तक का वेटेज है उसका एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, और उसमें से ये स्पेशल टैक्स रेट 8 से 10 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम लोगों ने इसका तोड़ निकाला है। क्या तोड़ निकाला है कि हमने इसके अंदर पर्टिकुलर्स बना दिया, हर सेक्शन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है और आपको 10 सेक्शन आंख बन करके ऐसे लाइन से याद रहने चाहिए कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या स्पेसिफिक पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मैं पहले सबसे पहले पहला सेक्शन का पहला पार्ट बता देता हूं, फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन क्या है, 115A है, उसके अंदर इंटरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, एंटिटी कौन है, यहां पर आपको पैसा कौन दे रहा है, लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। लोन किसको दे रही है, गवर्नमेंट। पेयर कौन है, गवर्नमेंट को लोन दे रही है या इंडियन कंसर्न को लोन दे रही है। इंडियन कंपनी नहीं कवर्ड है यहां पर, इंडियन कंसर्न कवर्ड है। अच्छा, लोन कैसे दे रहा है सामने वाला, सामने वाला आपको लोन दे रहा है फॉरेन करेंसी में। अगर इंडियन करेंसी में लोन देगा तो इस सेक्शन में आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट फ्लैट 20% टैक्स होगा, टीडीएस 195 में कटेगा और सरचार्ज और सेस इंक्लूड करोगे। देखो, नॉन रेजिडेंट को जब पे करते हो तो सरचार्ज तब इंक्लूड करने का जब सरचार्ज की लिमिट क्रॉस होती है, और सेस तो हमेशा इंक्लूड होता है नॉन रेजिडेंट्स के किसी भी पेमेंट में। उसके बाद क्या पीजीबीपी के कोई डिडक्शंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या चैप्टर 6 के कोई डिडक्शंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक चैप्टर 6 का मिलेगा, वो है 80LA का डिडक्शन। उसके बाद क्या अगर कोई और बिजनेस है इंडिया में तो क्या उसका लॉस मैं इस इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं, यस कर सकते हो, वो अलाउड है। अच्छा, कोई अदर इनकम मैं कमाता हूं तो वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, और अदर इनकम के अगेंस्ट कोई इसके अलावा कुछ और नॉर्मल इनकम कमा रहा हूं, स्पेशल इनकम नहीं, तो उसके अगेंस्ट मुझे चैप्टर 6 से भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे रिटर्न भरना जरूरी है, देखो दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगे तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ यही इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो और आपका टीडीएस यहां जितना रेट लिखा गया है उस रेट के हिसाब से कट रहा है, यहां कितना रेट लिखा गया है 20%, टीडीएस अगर 20% के हिसाब से कट रहा है तो आपको फिर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीटीडब्ल्यू में लिखा है कि ये इंटरेस्ट इनकम 15% पे टैक्स होगा और फिर 15% के हिसाब से टीडीएस कट रहा है, तो फिर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। क्योंकि टीडीएस आईटीआर भरने से रिलैक्सेशन कब मिलेगा, अगर आप सिर्फ यही इनकम कमाते हो और इस सेक्शन में जो रेट लिखा है उतना टीडीएस कटेगा। तो उससे कम रेट, अगर उससे कम रेट क्या पॉसिबल है, जब डीटीडब्ल्यू में कम रेट होगा तो पॉसिबल है, तो उससे कम रेट पर अगर टीडीएस कटता है तो फिर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। उसके बाद पहले सेक्शन में फर्स्ट प्रोवाइजो टू 48 और सेकंड प्रोवाइजो टू 48 का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, इसका इंप्लीकेशन 7वें सेक्शन से आएगा। पहले 6 सेक्शन में ये 2 पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेरिजन आना चाहिए। सेकंड सेक्शन के अंदर देखो अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी चीजें अभी बदलेगी। लेंडर कौन है, लेंडर सेम है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। बोरोवर कौन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, अब बोरोवर बदल गया, यहां पर बोरोवर गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न थे, यहां पर बोरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और कौन है, बस एक ही है। यहां पर वो बंदा अपने को लोन दे रहा है, कौन, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को लोन दे रहा है। लोन दे रहा है तो कौन सी करेंसी में लोन दे रहा है, अब यहां पर कोई भी करेंसी चलेगी, यहां पर लॉ फॉरेन करेंसी का वर्ड नहीं यूज करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर टैक्स कितना है 5%, इसका टीडीएस स्पेशल सेक्शन में कटेगा 194LB। उसके अलावा बाकी सब कुछ नीचे सेम ही है पहले सेक्शन के जैसा, यहां से लेकर यहां तक एवरीथिंग इज सेम लाइक द फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, अब आता हूं मैं तीसरे सेक्शन की तरफ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। यहां पर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड है। सबसे पहले यहां पर फिर से नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ही लेंडर है। बोरोवर कौन है? इंडियन कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नहीं है, यहां कंपनी है, इंडियन कंपनी बोरोवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट कवर्ड है। अब नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हमको पैसा कैसे दे रहा है? लोन में पैसा दे रहा है या लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा दे रहा है, और इंपॉर्टेंट है फॉरेन करेंसी में लोन दे रहा है, फॉरेन करेंसी में लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहे हो, बी वेरी केयरफुल। और इंपॉर्टेंट है पैसा आपने 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2023 तक बोरो किया है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर 30 जून 2023 के बाद बोरो कर रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में अगर फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हो तो यहां आ जाओगे, और अगर इंडियन करेंसी में लोन ले रहे हो तो फिर नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, यहां पर स्पेशल रेट के अंदर आप आओगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल 1 जुलाई के बाद अगर लोन ले रहे हो तो, क्योंकि ये सेक्शन 30 जून 2023 पे एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी अगर आपने इंडियन कंपनी का खरीदा है तो वो भी यहां पर कवर्ड है, लेकिन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के सामने फॉरेन करेंसी नहीं लिखा है, एनी करेंसी लिखा है। बी वेरी केयरफुल, बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है एक एक चीज। यहां एनी करेंसी लिखा है और ये भी 30 जून 2023 तक एप्लीकेबल है, ठीक है। इधर एक एस्टेरिस्क मार्क किया हूं, उसका मतलब क्या है? यहां पर 5% रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, और ये एस्टेरिस्क का मतलब क्या है? उसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। ये एस्टेरिस्क का पॉइंट नंबर 1 के अंदर डेटा डाला गया है कि अगर ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर आपने 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में इशू हुआ है तो सेक्शन 10(4)(c) के हिसाब से इसका इंटरेस्ट माफ है, माफ है, माफ है। इसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा आज की तारीख में, ठीक है। अगर ये 194(l)(c) वाला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इस डेट के बीच में इशू हुआ है तो 2023-24 में भी आपको इसके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं जो अमेंडमेंट्स भी आए हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के। अगर एक नॉन रेजिडेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदता है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदता है, किसका लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदता है? एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदता है, आईएफएससी के अंदर जो लोकेटेड स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू खरीदता है, और 2020 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में खरीदता है तो उसको 4% का टैक्स लगेगा। और फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है 1 जुलाई 2023 या उसके बाद खरीदता है तो उसको 9% का टैक्स लगेगा, उसका टीडीएस रेट भी 9% होगा। प्लस इस सेक्शन के अंदर अगर आपको ये सेक्शन एंजॉय करना है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ही आप ये सेक्शन एंजॉय करोगे। पहले 2 सेक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में बोरोवर और लेंडर डिसाइड करेंगे, लेकिन तीसरे और चौथे सेक्शन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते हो। यहां पर 5% भी है, 4% भी है, 9% भी है, तीनों मैंने बता दिया। उसके बाद नीचे सब कुछ सेम ही है लास्ट तक, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब चौथे सेक्शन के अंदर देखो लेंडर बदल गया। पहले 3 सेक्शन के अंदर आपका लेंडर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। चौथे सेक्शन में आपका लेंडर बदल गया। देखो लेंडर अब कौन हो गया? एफआईआई और क्यूएफआई हो गया। लेंडर बदल गया आपका। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले सेक्शन में एनआर फॉरेन कंपनी, एनआर फॉरेन कंपनी, एनआर फॉरेन कंपनी, चौथे सेक्शन में एफआईआई क्यूएफआई। ये चार्ट तब जाकर काम आएगा, एंड दिस इज द ओनली वे टू रिमेंबर इनकम टैक्स के ऐसे ऐसे भयानक प्रोविजंस। अदरवाइज आप कितनी बार भी रीड करो इंडिविजुअली सेक्शंस को, आपको याद नहीं रह सकता है, बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट वन, पेयर क्या है? पेयर इंडियन कंपनी है। यहां पर इंडियन कंपनी। पहले सेक्शन में कौन था? इंडियन कंसर्न और गवर्नमेंट। दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तीसरे में इंडियन कंपनी। चौथे में इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट, दोनों है पेयर, ठीक है। अब यहां पर क्या खरीद रहा है फॉरेन कंपनी? एफआईआई क्यूएफआई क्या खरीद रहा है? रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीद रहा है इंडियन कंपनी के, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रहा है, या म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी खरीद रहा है। एक और सिक्योरिटी इसमें ऐड हो गया है 2020 से लेकर 2023 के बीच में। अब यहां पर आपको पीरियड दिया गया है 1 जून 2013 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में, लेकिन यहां पर इस पीरियड के बीच में आपको क्या करना है? ये एनी करेंसी में चलेगा। सबसे पहले यहां पर फॉरेन करेंसी नहीं लिखा है। फॉरेन करेंसी पहले और तीसरे सेक्शन में, दूसरे और चौथे सेक्शन में फॉरेन करेंसी वर्ड नहीं लिखा है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पीरियड जो डाला है ना 1 जून 2013 से लेकर 30 जून 2023 तक, उसमें इंटरेस्ट पेएबल होना चाहिए। लोन उस पीरियड में लेना जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट हैज टू बी पेएबल फॉर दिस पीरियड, तो आप इस सेक्शन में एप्लीकेबल हो जाओगे। उसके बाद यहां पर भी इंटरेस्ट पेएबल इस पीरियड में होना चाहिए, और यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरे और चौथे सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट रेट ऑफ अप्रूवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रूव करेगी। टीडीएस यहां पर 5% पे कटेगा आपका। 194 के अंदर टैक्स रेट भी 5% है। बाकी सब कुछ पहले 3 सेक्शन जैसा ही है, ठीक है। यहां से लेकर पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 11 तक पहले चारों सेक्शन के अंदर सेम पॉइंट्स है, तो इसके लिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं आता हूं रॉयल्टी एंड एफटीएस। रॉयल्टी एंड एफटीएस 3 तरीके से हो सकती है। एक रॉयल्टी एंड एफटीएस ऐसी हो सकती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट अप्रूव्ड है, और उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी नहीं है, तो आप 115A अप्लाई करोगे। दूसरा, नॉन रेसिडेंट के साथ अग्रीमेंट है, अप्रूव्ड है, और उसका इंडिया में पी है, तो आप 44D अप्लाई करोगे। और अगर अग्रीमेंट और अप्रूवल नहीं है
तो आप ये दोनों सेक्शन अप्लाई नहीं करोगे। ये दोनों सेक्शन अप्लाई करने के लिए दोनों के बीच में, असेसी और नॉन रेसिडेंट के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है, विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इन दैट केस यू विल गो टू नॉर्मल प्रोविजन। तो फिर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से फॉरेन कंपनी को 40% का टैक्स और नॉन रेसिडेंट को जो उसका नॉर्मल रेट होता है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देयरफॉर 115A क्या बोलता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिसका अग्रीमेंट है विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सर्विस दे रहा है, इंडियन कंसर्न को दे रहा है या गवर्नमेंट को दे रहा है, यहां पर भी नॉन रेसिडेंट अप्रूव्ड, अग्रीमेंट अप्रूव्ड, इंडियन कंसर्न गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, और हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, एफटीएस पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, एफटीएस पे कर रहे हैं। 115A में उसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और 44DA में उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। तो अब टैक्स रेट क्या होगा, अब अमेंडमेंट आया है 115A के अंदर, पहले 10% और DTAA रेट्स विच एवर इज लोअर था, अब फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आ गया है, दिस 10% हैज बिकम 20% और DTAA विच एवर इज लोअर, TDS 195 में काटोगे और 44DA में नॉर्मल रेट्स लगेगा। फॉरेन कंपनी है तो 40%, इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स, फॉर्म है तो 30%, वो रेट्स लगेगा TDS 195 में। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब इन दोनों सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। क्या 115A में कोई पीजीबीपी के डिडक्शंस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या 44DA के अंदर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। लेकिन 44DA के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाल के रखी है सरकार ने, वो मैंने नीचे लिख दिया हूं। सबसे पहले, अगर कोई खर्चा इंडिया में आपका पीई है ना, अगर कोई खर्चा होली इंडियन पीई के लिए नहीं करते हो, पार्टली इंडियन पीई पार्टली फॉरेन के लिए करते हो, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल। तो खर्चा पूरा इंडियन पीई के लिए होना चाहिए तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर इंडियन ब्रांच अपने एचओ को कुछ पेमेंट करता है उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन ब्रांच अपने एचओ को कुछ रीइंबर्समेंट करता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। ये 3 पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखे गए। तो इंडियन ब्रांच अपने एचओ को कुछ पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा उसको, अदरवाइज उसको एचओ को अगर रीइंबर्समेंट करता है तो डिडक्शन मिलेगा। एचओ से कुछ सर्विस लेकर उनको पेमेंट कर रहा है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। रीइंबर्समेंट कर रहा है, डिडक्शन मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, क्या चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलेगा? देखो 115A में आपको मिलेगा रॉयल्टी एफटीएस की इनकम के अगेंस्ट आप चैप्टर 6 से का डिडक्शन ले सकते थे। इन पहले 4 इंटरेस्ट में आप नहीं ले सकते थे। पहले 4 इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर 6 से मिलता था, वो था ATLA, और 44DA में तो आपको आराम से मिलेगा। सेट ऑफ लॉस दोनों में आप क्लेम कर सकते हो। अदर इनकम नॉर्मल रेट्स पे टैक्स होगी। 115A के अंदर सेम लॉजिक है जैसे यहां पर था। अगर आप सिर्फ यही इनकम कमाते हो और अगर टीडीएस आपका 115A के हिसाब से 20% के हिसाब से कट गया है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीडीएस अगर लोअर रेट पे करता है, DTAA के रेट्स के हिसाब से 15%, 10% के हिसाब से, तो फिर आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपको रिटर्न भरना हमेशा मैंडेटरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी करवाना मैंडेटरी है, मेंटेन करना मैंडेटरी है, और ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है। और फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, मैंने आपको पहले बोला कि ये 7वें सेक्शन के बाद लॉजिकली काम आएगा, पहले 6 सेक्शन में काम नहीं आएगा। अब ये पूरा आपका ये 6 सेक्शन में 115A खत्म हो गया, रॉयल्टी खत्म हो गया, एफटीएस खत्म हो गया, पी है तो भी खत्म हो गया, विदाउट पी भी खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब ये 6 सेक्शन पे मैं एक बार फुल स्टॉप लगा देना चाहता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर इससे रिलेटेड ये है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी आईएफएससी के यूनिट को लोन देता है और आईएफएससी का यूनिट वाला उसको इंटरेस्ट पे करता है, तो लोन किसने दिया? नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने लोन दिया, वो आईएफएससी वालों को लोन देता है, आईएफएससी वाला उसको इंटरेस्ट पे करता है। ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019 अगर लोन लिया है तो उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, वो तो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है सेक्शन 1015 के अंदर। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी डिविडेंड कमाता है तो वो 115A के अंदर 20% टैक्स लगेगा। अब उसमें एक अमेंडमेंट आ गया है, अगर एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी आईएफएससी के यूनिट में इन्वेस्ट करता है, वहां से डिविडेंड मिलता है, तो उसको फिर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट है, बी वेरी केयरफुल। प्लस 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 115A से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मैं अभी बोल देना चाहता हूं। अगर एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जो इंटरेस्ट कमाती है, रॉयल्टी कमाती है, एफटीएस कमाती है, डिविडेंड कमाती है और कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज कमाती है, ये 5 इनकम अगर इसमें से कोई भी इनकम अगर एक फॉरेन कंपनी कमाती है और उसका नॉर्मल जो टैक्स रेट है 115A के हिसाब से जो टैक्स रेट है, अगर वो 15% से कम लगता है, 15% से कम लगता है, तो उसको मैट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उन इनकम्स के ऊपर। लेकिन अगर उसका नॉर्मल रेट 15% से ज्यादा है तो उसको इन इनकम्स के ऊपर मैट लायबिलिटी भी आएगी। बुक प्रॉफिट से वो इन इनकम्स को माइनस नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। और जहां पर भी मैंने बोला चैप्टर 6 से इज अवेलेबल, वो सिर्फ तब अवेलेबल होगा अगर वो नॉन रेसिडेंट ओल्ड रेजिम फॉलो करता है। अगर वो नॉन रेसिडेंट अगर न्यू रेजिम फॉलो कर लेता है तो देखो न्यू रेजिम के अंदर तो वैसे भी चैप्टर 6 से का डिडक्शन आपको मिलता नहीं है, तो जाने दो फिर, ठीक है। तो वो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम, वैसे नॉन रेसिडेंट में इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, बट स्टिल मुझे एक बार बोलना था इसने मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं किस पर अब मैं आता हूं अपने 7वें सेक्शन की तरफ, ठीक है। 7वें सेक्शन में कौन है सर? 115AB है। ये क्या करता है? ये ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नॉन रेसिडेंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं,
पहले सेक्शन में नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी था, दूसरे में भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी था, तीसरे में भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी था, चौथे में कौन था? FII QFI, और पांचवें और छठे में फिर से नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी। अब सातवें में देखो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर पेयर का कोई रेलेवेंस नहीं है। अब ये ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ये यूटीआई और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में। बहुत ध्यान से देखना, यूटीआई और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में, तो इसका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा वो 10% पे टैक्स होगा। अब अगर वो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, तो वो भी 10% पे टैक्स होगा। अगर इस सेक्शन के अंदर आप लोग को 1 लाख का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना। साथ साथ में यहां पर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो जैसे दूसरों को टैक्स होता है वैसे ही टैक्स होगा। 115A भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में नहीं बात करता है, ये सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बात करता है जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई के ऊपर है। तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 112A में जाता है, वो 112A नहीं फॉलो करने का, फिर ये 115A भी फॉलो करने का, ये स्पेशल रेट है, ठीक है। उसके बाद क्या कोई डिडक्शंस मिलेंगे? कुछ डिडक्शंस कुछ नहीं मिलने वाले। चैप्टर 6 का नहीं, पीजीबीपी कैपिटल गेन्स कुछ नहीं मिलेगा। सेट ऑफ लॉस आप कर सकते हो, नॉर्मल इनकम, अदर इनकम नॉर्मल रेट्स पे टैक्स होगी। आरओआई हमेशा भरना है। आप सिर्फ यही इनकम कमाते हो तो भी आरओआई भरना है, सिर्फ यही इनकम कमाते हो, टीडीएस कट चुका है तो भी आरओआई भरना मैंडेटरी है, ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रोवाइजो टू 48 क्या है? वो टीटीबीआर टीटीएसआर का नाटक, वो आपको यहां पर नहीं करना है। सेकंड प्रोवाइजो का मतलब क्या है? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट नहीं देती है 115AB के अंदर, ठीक है। अब आता हूं मैं 115AC के अंदर। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है, वो क्या खरीद रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता रहता है। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रही है फॉरेन करेंसी में, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रही है फॉरेन करेंसी में, या पीएसयू के बॉन्ड्स खरीद रही है जो गवर्नमेंट ने बेचा है फॉरेन करेंसी में, या जीडीआर खरीद रही है फॉरेन करेंसी में। बहुत से लोगों को डाउट आता है, सर ये नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रही है सर, तो 115AC अप्लाई करे या 115A का ये तीसरा सेक्शन अप्लाई करे? देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रही है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रही है, फॉरेन करेंसी में खरीद रही है, विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको फिर 115AC फॉलो करना है, ठीक है। और अगर ऐसे वर्ड्स नहीं आते तो फिर आप 115A फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कैच है? वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट कैच है। अब इस बॉन्ड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर 10% टैक्स लगेगा, और इस बॉन्ड के ऊपर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा उस पर 10% टैक्स, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएगा उसके ऊपर जो नॉर्मल दूसरों को जैसे टैक्स रेट लगता है वैसे लगेगा। बाकी नीचे तक सब कुछ सेम है, सिर्फ एक पॉइंट अलग हो जाता है, आरओआई वाला। इनको आरओआई से गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। अगर सिर्फ यही इनकम कमाते हैं, सिर्फ यही इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं और टीडीएस भी कट चुका है, तो इनको आरओआई भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते, 115AD। इसके अंदर तो भंडार डाल दिया है टैक्स रेट्स का सरकार ने, ठीक है। अब यहां पर देखो फिर से एसएससी बदल गया, कैसे? FII और स्पेसिफाइड फंड है, ठीक है। यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और स्पेसिफाइड फंड है। अब आप बोलोगे FII 194LD में भी था सर, 194LD में किधर था? ये चौथे वाले सेक्शन के अंदर भी FII था, तो फिर कैसे पता चलेगा? वो सब बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो FII क्या खरीद रहा है? यहां पर कोई सिक्योरिटी खरीद रहा है। कौन सी करेंसी में? कोई भी करेंसी में कोई सिक्योरिटी खरीद रहा है। 115AB वाले को छोड़कर, ये छोड़कर, म्यूचुअल फंड छोड़कर बाकी कुछ भी खरीद रहा है। शेयर्स खरीद रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहा है, इक्विटी शेयर्स खरीद रहा है, बॉन्ड्स खरीद रहा है, डिबेंचर्स खरीद रहा है, कुछ भी खरीद सकता है, ठीक है। अब अगर वो 194LD वाली चीज खरीद रहा है, कुछ भी खरीद सकता है, तो 194LD की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीद सकता है। 194LD के अंदर जो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स लिखे वो भी खरीद सकता है। तो बहुत गौर से पहले ही सुन लो, अगर 194LD वाले आइटम खरीद रहा है तो फिर उसका टैक्स 194LD के हिसाब से ही 5% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो अगर FII 194LD वाले आइटम्स खरीद रहा है तो LD के हिसाब से 5% टैक्स लगेगा। बाकी उसका जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो 10% पे टैक्स होगा, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो 30% पे टैक्स होगा, जो 111 है और 112A वाला है जो जैसे होता है वैसे ही होगा, दैट इज 15% और 10% सब्जेक्ट टू 1 लाख एग्जेम्पशन, ठीक है। अब ये सारे रेट्स आपको, ये सारे बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे पता है? जब यूनिट होल्डर्स, जब इस स्पेसिफाइड फंड और इस FII के यूनिट होल्डर्स आर टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। मान लो अगर इस FII के कितने हैं? 100 यूनिट होल्डर्स है, उसमें से 70 यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट्स है, 30 यूनिट होल्डर रेसिडेंट है, तो सिर्फ 70% इनकम के ऊपर ही आप ये टैक्स रेट्स अप्लाई कर पाओगे। 100% इनकम पे ये टैक्स रेट्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि 100% इनकम पे ये टैक्स रेट्स अप्लाई हो, तो इस FII के, इस स्पेसिफाइड फंड के 100% यूनिट होल्डर्स क्या होने चाहिए? नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इतना अंदर घुसना चालू कर देगा इंस्टीट्यूट तो फिर शायद ही कोई पास हो पाएगा, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को हर चीज बारीकी से एक बार बता देना, ठीक है। क्योंकि कोई चीज छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब है ऊपर से पढ़ा के? मेरे को आदत ही नहीं ऊपर से बातें करने की। मैं जो भी करता हूं डेप्थ में करता हूं और वही रिक्वायर्ड एट CA फाइनल लेवल। फिर आए नहीं आए वो बात की बात है, पढ़ के पूरा जाना चाहिए।
बाकी सब कुछ नीचे तक सेम ही है, ये 115 एबी के जैसा, जो पहला सेक्शन था मतलब 115 एबी वाला वो वैसा ही 115 एडी है, पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है, चेक कर लेना। आखिरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनआरआई का। एनआरआई कौन होता है? जो नॉन रेसिडेंट होता है इंडिया के अंदर एज पर सेक्शन 6, और या तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए या तो वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। अब ये एनआरआई क्या खरीद रहा है? फॉरेन करेंसी में कुछ एसेट्स खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक दोनों कंपनी चलेगी, इंडियन कंपनी के प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ फॉरेन करेंसी में खरीदना चाहिए। और डिबेंचर सिर्फ पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर यहां नहीं कवर्ड है। डिपॉजिट भी सिर्फ पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर यहां पर नहीं कवर्ड है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पर जो भी इंटरेस्ट कमाएगा वो, ठीक है। हाँ, इसके पहले वाले सेक्शन में एक चीज भूल गया, 115 एडी के अंदर जो एफआईआई इंटरेस्ट डिविडेंड कमाएगा उस पर 20% टैक्स है, और स्पेसिफाइड फंड जो इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाएगा उस पर 10% टैक्स है, ठीक है। स्पेसिफाइड फंड के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, एफआईआई के लिए थोड़ा कम रिलैक्सेशन है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, अगर एनआरआई ये चार में से कोई भी एक असेट या चारों असेट फॉरेन करेंसी में खरीदता है तो वो स्पेसिफाइड असेट बन जाएगा। स्पेसिफाइड असेट के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाएगा उस पर डायरेक्ट फ्लैट 20% टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर वो इंडियन कंपनी के रिलायंस के शेयर्स खरीदता है उस पर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो 112A नहीं अप्लाई करने का, 112A अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको 10% टैक्स लगाना पड़ेगा विदाउट एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख रुपीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। 195 के टीडीएस कटेगा और कुछ स्पेशल पॉइंट। यहां पर आपको एक स्पेशल बेनिफिट है, दैट इज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 115F। अगर आपने 6 महीने के अंदर, जिस दिन आपने ये असेट्स बेचा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ, अगर 6 महीने के अंदर आपने वापस से स्पेसिफाइड असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अगर पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करते हो तो पूरा कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा, और अगर प्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट करते हो तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स माफ होगा। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख का सेल किया, 4 लाख का आपका कॉस्ट था, 6 लाख रुपया गेन है, 6 लाख बचाने के लिए आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख नहीं 8 लाख इन्वेस्ट करते हो तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54F जैसा, ठीक है। 115F भी ऐसी है। प्लस ये चैप्टर ऑप्शनल चैप्टर है, कोई मैंडेटरी नहीं है। रिटर्न भरते समय आपको ये ऑप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अब क्या पीजीबीपी का कोई डिडक्शन मिलेगा इस इनकम के अगेंस्ट? नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। सेट ऑफ लॉस आप कर सकते हो, नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट नॉर्मल रेट्स लगाओगे, और रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ यही इंटरेस्ट और एलटीसीजी कमाते हो और टीडीएस कट गया है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये फॉरेन करेंसी में खरीद रहे हो और क्वेश्चन में अगर टीटीबीआर टीटीबीएसआर का डेटा दिया है तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 अप्लाई करना पड़ेगा, वो कन्वर्जन करना पड़ेगा और फिर कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन्स। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से देखो, मैंने 20 मिनट के अंदर 20-22 मिनट के अंदर आप लोगों के 10 सेक्शनों को सीधा रैप अप कर दिया। ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना और उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।